तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 5 है, और लेक्चर नंबर 5 जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था वो आपकी स्क्रीन पे है। उसमें आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। इसमें जो आपने पढ़ा था वो पहले पूरी तरीके से मैंने इंडिकेट कर दिया है आपको। इसमें काफी सारे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाना भी सीखे थे, और किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ये सारी आपने देखी थी। इसमें जो बच्चों फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी, वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं अटेंड किया है, तो लेक्चर नंबर 5 की रिकॉर्डिंग देख करके इन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इसको जरूर रिवाइज कर लें, जिसमें ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही यूज करके बाकी प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, इनकी प्रूविंग भी बताई थी एज वेल एज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एज अ रिवीजन, वो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा, वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो आई थिंक यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने काफी देर तक डिस्कस की थी। तो ये बच्चों आपका लेक्चर नंबर 5 है, जस्ट रिवीजन। अब हम लोग लेक्चर नंबर 6 की तरफ कंटिन्यू करेंगे, और आज आपका है लेक्चर नंबर 6। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दिस इज योर लेक्चर नंबर 6, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों मैंने कल आपके पास एक लास्ट में बात बताई थी, मैं आपको सबसे पहले वहां पर रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया था इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग सभी लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यहां पे हम लोग ने क्लास को ओवर किया था। जरा हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमारे काम की चीज क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर ए एक्स इक्वल टू बी है, तो आप x इक्वल टू बी बाई ए नहीं लिखेंगे, आप लिखते हैं x बी ए इनवर्स बी। और बच्चों जो a इनवर्स होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दिस इज 1 अपॉन मॉड ए, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों ए इनवर्स की वैल्यू होती है। ये आपको 100% पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। दिस इज 1 अपॉन मॉड ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टर्म 1, तो टर्म 1 सिलेबस में इनवर्स निकालने के लिए जब आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे, तो वहां पे इनवर्स निकालने के लिए आपके पास दिखेगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके भी इनवर्स निकाला जाता है। लेकिन बच्चों मैं आपको अनाउंसमेंट पहले से ही कर दे रहा हूं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके कोर्स में नहीं है। वो पिछले साल भी कोर्स में नहीं था, इस साल भी कोर्स में नहीं है, और नहीं वो जेई में आता है। तो बाय द वे मेरी बात आप दोबारा सुनिए, इनवर्स को फाइंड करने का एक तरीका तो ये होता है जैसे मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन इनवर्स को फाइंड करने का और भी मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आप उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो बुक्स में दिखाई दे तो वो आपको नहीं करना। तो हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके ए इनवर्स निकाले, चाहे हम अपने जनरल मेथड को यूज करके ए इनवर्स निकाले, आंसर सेम ही आता है। लेकिन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है, वो कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि व्हाट इज x। x इज बेसिकली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। तो आई थिंक बच्चों मैंने आपको उसकी प्रूविंग वगैरह भी बताई थी, लेकिन प्रूविंग की एज सच कोई नीड नहीं होती, कोई पूछता नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आगे हेडिंग डालते हैं, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बच्चों देख लीजिएगा, अपना थोड़ा देर के लिए कैमरा चालू कर लो भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, मैंने सबकी प्रॉपर्टीज बताई है, मिक्स मत करना। मैंने डिटर्मिनेंट्स की अलग बताई थी, मैट्रिसेस की अलग बताई थी, एडजॉइंट की अलग बताई है, सबकी अलग प्रॉपर्टीज बनाई है। आप सबको मिक्स मत कर देना एक साथ, सब अलग अलग है।
ओके, तो सबसे पहले यहां पे लिखो एवरी इनवर्टेबल, यहां पे लिखिए सबसे पहले एवरी इनवर्टेबल मैट्रिक्स possess, every invertible matrix possess a unique inverse। बच्चों मैंने क्या लिखवाया, मैंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्टेबल है, तो बच्चों इनवर्टेबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। और अगर मैट्रिक्स इनवर्टेबल है तो बच्चों वहां पर क्या होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये इनवर्टेबल मैट्रिक्स की पहचान होती है। मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने आपको पहले भी नोट्स में बताया है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इसका मतलब है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी? सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाता है। ये मैंने आपको पहले थ्योरी में पढ़ाया है ऑलरेडी, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और बच्चों ये तो बात ऑब्वियस ही हो गई ना, अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो उसका इनवर्स थोड़े ना एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन मॉड ए इनटू एडजॉइंट है। अब किसी के डिनोमिनेटर में जीरो डालोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनवर्स थोड़ा ना एग्जिस्ट करेगा। इसलिए मैं तो आपसे सर कहता हूँ, यूनिक का मीनिंग क्या है सर फिर? ठीक है, मतलब एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और क्या, यूनिक का मतलब कई सारे इनवर्स थोड़ा ना होंगे, यूनिक मतलब एक सिंगल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके बच्चों, इफ A and B are invertible matrices, लिखना स्टार्ट करो, बहुत धीरे धीरे पढ़ाना है। If A and B are invertible matrices of same order, then AB is invertible। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि अगर A इन्वर्टेबल है, B भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो अगर हम A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इन्वर्टेबल होगी। इन्वर्टेबल का मतलब उसका भी इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। उसका भी इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर ए बी का अगर आप इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो ए बी का इनवर्स जो होता है वो बेसिकली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ये बच्चों बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आपके पास आता है ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज मैंने बताया है ना क्या होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तीसरा, ध्यान से देखिए भाई, इफ A is invertible, if A is invertible square matrix, if A is invertible square matrix, then A transpose is also invertible। मतलब अगर A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो A ट्रांसपोज का भी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? और इसकी आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि अगर हम A ट्रांसपोज का इनवर्स लेंगे तो वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। समझ में आया? A ट्रांसपोज का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो वो A इनवर्स के ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों चौथी प्रॉपर्टी, वो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि अगर आप A इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं या डिटर्मिनेंट का इनवर्स ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, A इनवर्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट का मतलब वो एक स्केलर वैल्यू हो गई ना, मान लो 1 2 3 4 कोई भी स्केलर वैल्यू हो गई, और मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो फिर उसका 1 अपॉन कर दो, तो वो दोनों बात एक ही है। तो इस बात को याद रखिएगा, A इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट के इनवर्स के ही इक्वल होता है, मतलब ये दोनों बातें सेम होती है।
ओके बच्चों, तो यहां तक मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत देर तक मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। और मैंने आपको अलग से ये भी बता दिया रिवीजन के तौर पे कि सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। और कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों मैंने काफी देर तक इन बातों को रिपीट कर दिया है, मतलब अगर आप बहुत धीरे धीरे भी समझ रहे होंगे तो भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको पता पड़ जाए क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए ध्यान से, लिखा है इफ a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, लिखना स्टार्ट करिए। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 2 2 2 1 देन फाइंड a इनवर्स। तो बच्चों मैंने देखो क्या दिया है, मैंने आपके पास डाटा दिया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको उसका इनवर्स निकालना है। अब आप कहोगे सर इनवर्स की डेफिनेशन तो आपने बताई थी कि इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और इसको इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप सर कल से यही सिखा रहे हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो सर इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो सारी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए और हमको बताइए क्या है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ करता हूं धीरे धीरे। चलिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो जिनको एक्सपेंड करना अभी भी नहीं आता है तो वो कैसे करेंगे, पहले 1 को लेंगे, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसको काट देंगे। फिर 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, समझ में आया कैसे करेंगे। ओके करना स्टार्ट करिए। 1 टाइम्स 1 माइनस 4 आएगा। फिर बीच में क्या आता है, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि कोफैक्टर्स होते हैं ना। ये वाला क्या होगा, ये वाला जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो -1 की पावर 3 की वजह से -2 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 1 से, -2 का मल्टीप्लाई 2 से। बोलो भाई समझ में आया। अब वैल्यू ही बता दो, किसी ने वैल्यू तो निकाल ली होगी भाई। 7। ओके ये हो गया 4 माइनस 2। तो एक बच्चे ने इसका आंसर बताया है 7। कितने लोगों का आंसर आया है भाई, इतनी आगे तक पहुंच गए हो तो डिटर्मिनेंट तो आना चाहिए निकालने। ये वैल्यू 7 ही आ रही है, सही बता रहा है ये बच्चा। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट बाद में निकालेंगे, पहले हम कोफैक्टर्स तो निकालें। तो कोफैक्टर्स का शॉर्टकट क्या बताया था हमने, याद है, हमने ऐसे बताया था, लिखो C11 C12 C13, उसके बाद C यहीं पे लिख देते बगल में, C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33। याद आया, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स बना लो ताकि साइन में गड़बड़ी ना हो, इसलिए ब्रैकेट्स बना करके अपने साइन पहले से लिख दो। यार जगह कम पड़ जाएगी, फिर भी मैंने लिख दिया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, जस्ट वेट। ऐसे नहीं तो जगह ही कम पड़ जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। ओके तो ये बच्चों मैंने ब्रैकेट बना दिया, बाकी हम नीचे लिख देना है। ओके यहाँ पे साइन लिख दें, यहाँ आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कौन सा बचा, अब बचा C31 C32 C33, क्योंकि ब्रैकेट्स बना लो। अब बस आपको ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखने हैं बच्चों, ब्रैकेट्स के अंदर आपको माइनस लिखने हैं। माइनस आते हैं ना लिखने, मैंने बताया था, लिखना स्टार्ट करो। चलो भाई करो। तो मैट्रिक्स दिखा दीजिए वापस। मैट्रिसेस दिखा दे, ये है मैट्रिसेस। हाँ भाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 4, यहाँ आएगा 2 माइनस 4, यहाँ आएगा 4 माइनस 2। यही तो आएगा, ये तो मैंने ऊपर से कॉपी करके लिख दी है क्योंकि पहली रो के तो माइनस हमको दिख ही रहे ना ऊपर से।
ये हो गया 2 माइनस 6, ये हो गया 1 माइनस 6, ये हो गया 2 माइनस 4। ठीक है, और उसके बाद नीचे चले जाते हैं। नीचे क्या, C31, तो C31 ये हो गया 4 माइनस 3। C32 हो गया 2 माइनस 6, और C33 1 माइनस 4। सर अब सबकी 3 2 वैल्यू 3 4 माइनस 2 नहीं हो? तो C23 एक बार चेक कर लो। C23 अभी चेक करते हैं बेटा। सेकेंड C23 कह रहे हो, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो बेटा देखो ये सेकेंड रो गई, ये थर्ड कॉलम हो गई, तो हाँ 2 यस माइनस 4 है। देखो फिर से देखो, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड कॉलम है, तो आपके पास बचा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, ऐसे लिखो। यस सर। बेटा ये एग्जाम में आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी सर हम एग्जाम हो, तो मल्टीप्लाई कर फैक्टर्स डिवाइड करके भी बताना पड़ेगा, यानी मैट्रिक्स डिवाइड अभी करके भी करते हैं लिखनी बेटा। पड़ेगी या कॉमन ही में रहने दो? अभी रुको, आगे हमको बढ़ने दो, हमको खुद नहीं पता, पहले हम क्वेश्चन करें थोड़ा सा। रुको, ये कितना है, ये कितना है, -3, ये आया -3, ये कितना आया है 2, ये कितना आया है 2, ओके, ये कितना आया है 4 4, ये आया -5, टू ये आया 2, 1 4 फिर आया 3 1 4 माइनस -3, ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हमको एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज। हम डायरेक्ट लिख दे इसका ट्रांसपोज, ए इनवर्स Yes, लिख sir. देते हैं डायरेक्ट। ये देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए इनवर्स क्या होगा, वो होगा 1/mod(7) इनटू एडजॉइंट है। तो बच्चों हम डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज लेकर के लिख देते हैं, मतलब C11 C12 C13 ये रो वाइज थे, अब इनको कॉलम वाइज लिख दो, तो उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। तो -3 -3 2 2। हाँ अच्छा, 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये -3। तो बच्चों ये इनवर्स को निकालने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो इससे आसान कोई तरीका नहीं होता, इसलिए आप इस मेथड को जरूर याद रखिए। अच्छा हुआ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स से हट गया, वरना वो डिफिकल्ट ही पड़ता आपको, वो इजी नहीं है। क्योंकि कई लोगों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन कई लोगों के लिए पूरा सर पटक लो तो भी समझ में नहीं आएगा। तो आज वो सिलेबस में है भी नहीं, अच्छा हुआ हट गया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो सभी बच्चों का इनवर्स निकल करके आ गया? यस सर। यस सभी बच्चे निकालिएगा, ऐसा ना हो कि 2-4 बच्चे निकालो और बाकी सिर्फ बैठो, क्योंकि घर पे भी हो नहीं पाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है कि आप यहाँ ना कर पाओ, घर पे सब कर लो। जो आप यहाँ करोगे वही घर पे भी करोगे, वही स्कूल के एग्जाम्स में, वही जेईई मेंस में, हर जगह वही करोगे। इसलिए हमारे साथ आप करते चले जाइए। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा पॉइंट है, वो मेरे से स्किप हो गया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ वरना रह जाएगा। और जस्ट वेट, देखो बच्चों ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, A B C, यहाँ होता था x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। बच्चों जब आप छोटे थे ना, तो आपको याद है आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते थे, जब 3 वर्टिसेस गिवन होते थे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीबीएसई में पढ़ाया जाता था और आईसीएसई में भी था। तो आप छोटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखते थे, याद करो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हम तो भूल जाते थे कि y2 कब आना है, y1 कब आना है। तो हमको याद रखने के लिए हमने तो ऐसे सर्कल बनाते थे कि y2 से ही चालू करो और y2 से ही खत्म करो। तो एक बार लिख दो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। तो हम ऐसे चक्कर लगा करके वहीं पहुंच जाते थे, वरना हमसे बड़ा कंफ्यूजन होता था कभी कभी।
ओके, बाय द वे इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते ही हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली अगर आपको डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखना हो तो डिटर्मिनेंट के हिसाब से अगर आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको डिटर्मिनेंट पता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। दिस इज अ वे। अब बच्चों C3 में यहाँ 1 होना। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हाँ बेटा, C3 में 1 है, मतलब थर्ड कॉलम में 1 ही लिखा है, 1 1 1। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो इजी था काफी, कोई बहुत बड़ा तो थी थोड़ी नहीं है। चलो, इफ a इज एक बार इक्वल वापस दिखा दीजिए नोट कर। अभी दिखाते हैं, जस्ट वेट। तो हो गया रैंक। हाँ अभी दिखा रहे बेटा, 3 1 -1 2। ठीक है, ओके, जिन बच्चों ने नहीं नोट किया वो अभी नोट कर लें इसको। और साथ में एक मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके, इसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो, है तो पैकेज का ही क्वेश्चंस, इसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, आपको शो करना है, शो दैट a स्क्वायर -5 a स्क्वायर -5a + 7i = 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स होता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है तो आपको शो करना है a स्क्वायर -5a + 7i = नल मैट्रिक्स। और इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है हेंस फाइंड a इनवर्स। ये क्वेश्चन बच्चों आपको कई जगह मिलेगा, मैं तो अभी 2 क्रॉस 2 में करा रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 में भी हो सकता है। आप समझिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। बच्चों करना क्या होता है कि सारे बच्चे क्वेश्चन देख के पहले खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो a स्क्वायर -5a + 7i को तो 0 ले आते हैं, लेकिन वो फिर आगे गलती क्या करते हैं, वो a इनवर्स निकालने के लिए ऊपर वाला मेथड यूज करते हैं जो मैंने बताया। वो लिखते हैं a इनवर्स = 1/mod a * adjoint a, ऐसे यूज करके अपना आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आप हमारी बात सुन लो, कभी भी आपके पास अगर इक्वेशंस आती है प्रूफ करने के लिए, जैसे ये इक्वेशन आई है, तो आप उस इक्वेशन को यूज करके ही a इनवर्स निकालेंगे। आप अपना अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि a इनवर्स = 1/mod a * adjoint a, आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे। आपके पास जो इक्वेशन होगी उसी को यूज करके हम अपना a इनवर्स निकालेंगे। दिस इज द मेथड। ठीक है, अब करते कैसे, उसके लिए धीरे धीरे बने रहो, देखते रहो। सबसे पहले कोई बच्चा हमको बता सकता है अगर किसी ने a स्क्वायर कैलकुलेट किया? a स्क्वायर होगा 8 5 -5 3। ये देखो कुछ बच्चे हैं जो एकदम फटाफट काम कर रहे हैं अभी भी। तो बच्चों a स्क्वायर कुछ नहीं करना होता है, a स्क्वायर मतलब a × a हुआ, इसमें कोई धमाका नहीं होगा, ये आप भी कर सकते हैं कॉपी में। वरना तो आजकल काबुल एयरपोर्ट पे धमाके बहुत चल रहे हैं। चलो भाई, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके एक बच्चे ने बताया, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसी का ही आंसर लिखता हूँ। क्या बताया बेटा आंसर? 8 5 -5 3। 8 5 -5 3। उसके बाद हमको शो करना है बच्चों a स्क्वायर -5a + 7i, इसको कैलकुलेट करना, ये नल मैट्रिक्स आएगी। यस सर। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो नल मैट्रिक्स आएगी, वो तो हमको पहले से ही गिवन है। तो जस्ट वेट, मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। तो बच्चों मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ही साइन बनाना, ऐसा ना हो कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का साइन बना रहे हो और डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स का साइन बना रहे हो। ये बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। ये बच्चों मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, a स्क्वायर -5a, मतलब मैंने इसमें 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बीच में माइनस का साइन। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के क्या दे देंगे? 0। क्या दे देंगे? 0। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। चेक कर लो, ये सब 0 ही आएगा। 0 का मतलब एक नल मैट्रिक्स आएगी।
तो यहां तक सभी बच्चों को आ गया समझ में? ये तो मल्टीप्लीकेशन 2x2 का है, तो मल्टीप्लाई भी सभी बच्चों को आता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अटक रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन बच्चों सभी लोगों को आता है। इसको पहले फिक्स करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसको फिक्स करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो। इस तरह से बच्चों मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आता जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या गिवन थी? आपके पास इक्वेशन गिवन थी a² - 5a + 7i = नल मैट्रिक्स। इसको यूज करके आपको a इनवर्स निकालना है। बच्चों जो a² होता है मैंने अभी बताया, उसको a × a आप लिख सकते हैं। तो a × a - 5a + 7i = 0। अब बच्चों आपके पास सिर्फ एक काम है कि यहां से a इनवर्स हम कैसे निकालें। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग a इनवर्स का, ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए हम लोग a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन करते कैसे हैं वो समझिएगा। सबसे पहले आप क्या काम करो कि यहां से a इनवर्स तो पहले आप मल्टीप्लाई कर ही दो, या प्री या पोस्ट जो करना चाहो। प्री तो आपने देखा ही है, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम 7i को उधर भेज देते हैं, -7i, क्योंकि वहीं से जनरेट होगा। अब मल्टीप्लाई करो बच्चों, कैसे करेंगे? a × a, ये देखो बच्चों पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब आगे मैंने किया, प्री मतलब हम पहले ही कर देते। a × a इनवर्स = -7i × a इनवर्स। और बच्चों मैंने आपको कल के लेक्चर्स में काफी बार बताया था कि चाहे a × a इनवर्स हो, चाहे a इनवर्स × a हो, ये क्या होता है? I होता है। बताया था ना कल? तो बच्चों a के साथ एक क्वेश्चन बच्चों सही ढंग से समझ लो, उसके बाद 3x3 आए, कुछ भी आए आप करते रहना, आपका काम हो जाएगा। a × a इनवर्स ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स = -7a इनवर्स। वहां से अब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा दिया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये a × a इनवर्स क्या बन गया? ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, -5i = -7a इनवर्स। तो बच्चों आप a इनवर्स फाइनली निकाल चुके हैं। a इनवर्स है आपका 1/7 टाइम्स, माइनस उधर मल्टीप्लाई कर दो जरा, माइनस उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5i - a हो जाएगा। ये बच्चों आपका इनवर्स निकाला आपने इक्वेशंस। लेकिन इक्वेशंस में जो आपने किया वो बस आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके a इनवर्स का तभी वहां से इनवर्स को जनरेट करते हैं। 7i भी होगा क्या बेटा? 7i ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम हटा देंगे तो उसका कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। -7 के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए थी क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ही इक्वल होती है, इसलिए -7 के साथ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन जहां पर a इनवर्स आ गया तो a इनवर्स खुद भी एक मैट्रिक्स होती है, तो इसीलिए मैंने वहां से i को हटा दिया। i तो मैं इसलिए लिखता हूं बच्चों क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के ही इक्वल दिखाना होता है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के इक्वल थोड़ा ना दिखाते, इसलिए वहां पे i बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं, ये आपका मन। ओके, तो बच्चों यहां से क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो गया 1/7 टाइम्स। मैं धीरे धीरे कैलकुलेट करता हूं और आपको बताता हूं ये इनवर्स कितना निकल करके आएगा। एक तो यार ये डंडे बनाने में टाइम बहुत लगता है, और डंडे नहीं बनाएंगे तो रफ काम लगेगा। चलो 5500 ये हो गया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपकी 3 1 -3 1 -1 2। ये है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका इनवर्स निकल करके आ गया। तो बच्चों आपका इनवर्स फाइनली निकल के आ गया है। और यही इनवर्स अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे, ए इनवर्स = 1/mod a
एडजॉइंट ए को यूज करके, तो भी यही आंसर आया। क्या सभी बच्चों का आंसर आया? सब लोग पहुंच पाए यहाँ तक? यस सर। तो बच्चों ये स्टेप्स थोड़े से ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इन स्टेप्स पे ध्यान नहीं देते हैं, वो एकदम हवा हवाई कर देते हैं और इन स्टेप्स पे मार्क्स कटते भी है, और कभी कभी उनके स्टेप्स ही गलत भी हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर नहीं चलते हैं पूरा। ओके, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एक 3x3 के लिए बता दीजिए। अभी बताते हैं 3x3। 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। अभी कर देते हैं। अभी हम एक 3x3 का क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग खुद ही करिएगा, हम नहीं करेंगे। देते हैं, अभी रुक जाओ। सर जो आपने लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया सर, ये आपने कैसे किया है? एक रो को एक कॉलम को ऐसे करके ना सर। लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कहीं किया ही नहीं है, मतलब कहाँ? वो तो 5y माइनस ए लिखा हुआ है। तो सर लास्ट में आपने आंसर निकाला। अरे कहाँ बेटा, ये अच्छा ये सर, मल्टीप्लाई, ये सर सॉरी सर, मुझे लगा ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं, बीच में हाँ, माइनस का साइन है, 5y माइनस ए लिखा हुआ है, यस क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स होता है 1/7 टाइम्स 5y माइनस ए। तो ये तुम्हारा 5y है, ये तुम्हारा ए है, बीच में माइनस का साइन है, कोई बात नहीं। दिमाग में ऐसा कुछ भी माइंड मेकअप ना करना कि 2 क्लासेस है, बहुत लंबा चलेगा, थक जाएंगे, अभी छोड़ देते हैं, ऐसा कोई माइंड अप मेकअप ना करना। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बीच में हम ब्रेक नहीं लेंगे, और बिना ब्रेक लिए हम कंटिन्यू धीरे धीरे करते जाएंगे, फिर आपको हम जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है? एक दिमाग में हवा ना बैठा लेना कि लंबी क्लास है, धीरे धीरे ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैं दे रहा हूं, जरा करने की आप सभी लोग कोशिश करिएगा, और आप लोग भी करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। देखिए, फॉर द मैट्रिक्स, तो बच्चों मैंने एक अभी क्वेश्चन उठा लिया है 3x3 का, वैसे मैंने सोचा था 2x2 का ही करा के हटा देंगे, लेकिन चलो मैं 3x3 का भी करा देता हूँ। सर 4x4 का अपने सिलेबस नहीं है ना? नो नो बेटा, सर लेकिन RS अग्रवाल में सर दिया हुआ है। उसको अभी छोड़ दो, ओके वैसे ही है, हर बुक में एक्सटेंडेड वर्जन कुछ ना कुछ आ जाता है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। असल में ना कोर्स में ही इतना ज्यादा है, तो बिना कोर्स वाला पढ़ा तो दें, लेकिन पहले सोचते हैं यार कि जो मेन चीजें पहले वो तो पढ़ा दो, पता पड़ा जो सिलेबस में आना है वो किया नहीं, और दूसरी चीजें ज्यादा कर ली। हम अपना कंटेंट जो पढ़ाते हैं सिर्फ टारगेट को लेके चलते हैं कि कम से कम वो चीजें आपको एग्जाम में मिल जाए। तो बच्चों आपके सामने है, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, शो दैट a³ -6a² + 5a + 11i = 0। आपको ये शो करना है, और हेंस फाइंड ए इनवर्स भी आपको निकालना है। अब बच्चों देखो, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ पर i क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा यहाँ पे i तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो मैट्रिक्स के साथ ऐड होगी, ये सारी ही मैट्रिक्स है, इसलिए हम 11 को अकेले नहीं लिखते, 11 के साथ i जरूर लिखेंगे, क्योंकि 11i क्या बन जाएगी, एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब बच्चों उसको शो करना है, तो ये सब आपका काम है, आप ही करो। यहाँ पर a³ है, बस ये दिक्कत है, तो a³ के लिए पहले आपको a² निकालना पड़ेगा, टाइम टेकन है, लेकिन एग्जाम में भी आ जाता है, ऐसा मत सोचना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में ही है सब। अब कई लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, तो फटाफट भी कर लेते हैं। a² = a × a, पहले तो ये निकालो, तो a × a, जिसको कुछ भी नहीं आता तो फिर वो मेरे साथ करे धीरे धीरे। ओके, तो ये हो गया a² is a × a, तो a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, 1 1 1
1 2 -3 2 -1 3। देखो बच्चों ए स्क्वायर फाइनली, अब कोई बच्चा है, कोई बता सकता है क्या निकला? इतनी देर में आपने निकाल लिया होगा। कैसे करते हैं पता है ना? इसको फिक्स करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, इसमें एक बार इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसको फिक्स करेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें। चलो भाई, ए स्क्वायर चेक करो, ए स्क्वायर ये आएगा। तो 4, ये बुक का एग्जांपल है तो मेरे पास तो आंसर सामने लिखा हुआ है। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। चेक कर लो, यही आएगा। यस सर यही आया। अब बच्चों, अब आपके पास एक भारी भरकम काम और बचा है। अब आपको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब होगा आपका, ए स्क्वायर निकाल चुके हो, उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर निकाल चुके हो ना, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे ए को ए स्क्वायर से कर दो, चाहे ए स्क्वायर को ए से कर दो, एक ही बात है। दिस इज 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। और आपका ए है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये हो गया। ये बच्चों अब आपको मल्टीप्लाई करना है। जिसको कुछ भी नहीं आता है तो भाई वो हमारे साथ चलता है रहना, ऐसा ना हो कि आपका साथ ही छूट जाए हमारे साथ। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को और बताओ देखो क्या आ रहा है। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो भाई बता देना, मैं मल्टीप्लाई भी करके पूरा एक एक स्टेप बताऊंगा वो भी। ये बच्चों मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, आप एक मिनट चेक कर लो। 8 7 1 -23 27 -69 ओके 32 -13 58। फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन अभी दिखाते हैं बेटा। सही ये है सर। ए क्यूब -6a² + 5a + 11i। आ जाओ बच्चों, अब सब तुम्हारे पास आ गया है। ए स्क्वायर भी निकाल चुके हो, ए भी पता है, सब उठा करके डालना चालू कर दो इस वाली इक्वेशन में। सब बच्चे अपनी कॉपी में ये वाली इक्वेशन लिखें, मैं इसमें सारी वैल्यू सब डालना चालू कर रहा हूँ और ये फाइनली सब 0 बन जाएगा। आप करके चेक करो। तो स्टार्ट करते हैं इसको, धीरे धीरे करना तभी कर पाएंगे। ये हो गया आपका ए क्यूब, फिर बीच में माइनस का साइन है, फिर ये हो गया ए स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर बीच में प्लस का साइन है। 11i, 11 को अंदर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या था? ये था आपका 6a²। ए स्क्वायर में 6 मल्टीप्लाई करके लिखना है और ए में 5 मल्टीप्लाई करके लिखना है। अभी कर देते हैं। तो ये वैल्यू तो एज इट इज सेम है। ये है 8 7 1 -23 27 -69। ये 32 हो गया, -13 58। ये तो एज इट इज ए क्यूब है। माइनस, अब आप क्या करो कि जो आपका जो ए स्क्वायर है ना, उस ए स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करो। तो 6 4 जा 24 12 6 -18 48। ये कितना हुआ? 14 6 जा 84 माइनस का 84। ये हो गया 42। ये हो गया माइनस का 18। ये हो गया 84। अगर नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीन बड़ी कर दिए, स्क्रीन पे देख लो, ये आ रहा है। अब क्या करना है? अब आगे करना है 5a। 5 तो एक कहिए तो कोई भी कर सकता है 5 वाला। चलो 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15। ये 11 11 11 0 0 0 0। चेक कर लो बच्चों, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। ये 0 ही 0 आएगा, चेक कर लेना। 8 -24 + 5 + 11 0। 7 -12 + 5 + 0
0, सब जगह 0 ही आएगा। और अगर एग्जाम में आपसे कहीं गलती हो भी जाए ना, तो अपना टाइम ना वेस्ट करना इसको रीचेक करने में। जब आंसर पता ही है 0 0 0 बनना है इसमें, तो तुम भी 0 0 लिख देना, भले एक जगह मैच ना करना। यस सर, 0 आएगा। ये हो गया बच्चों यहाँ तक। ठीक है, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखो जरा, एक मिनट। 2 मिनट इसके ऊपर सॉल्व। वैसे ये क्वेश्चन में कराता नहीं, लेकिन आप लोग ने मैसेज किया 3x3 का, 3x3 वाले में सब में टाइम लगता है। चलो ये बच्चों ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना Yes, है, sir. इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी कि इसको a क्यूब को ऐसे लिख देना, और हम साथ में a इनवर्स भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ध्यान से देखो, हम स्टेप्स अपने रिड्यूस कर रहे हैं। a स्क्वायर को a इंटू ए भी लिख दिया, और a इनवर्स भी साथ में लगाए जा रहे हैं। ये हो गया। a इंटू ए मैंने अलग कर दिया, a इंटू ए इनवर्स मैंने अलग कर दिया, -6 a अलग कर दिया, a इंटू ए इनवर्स साथ में ले लिया, +5 a इंटू ए इनवर्स, ठीक है। इसको उधर कर देते हैं, -11 i इंटू ए इनवर्स, ठीक है। ये बच्चों हो गया a स्क्वायर, ये हो गया -6a, और ये हो गया +5i इज इक्वल टू -11 a इनवर्स। तो बच्चों यहाँ से a इनवर्स फाइनली आपने निकाल लिया है। a इनवर्स इज -11 टाइम्स a स्क्वायर -6a +5i। अब बच्चों आप a स्क्वायर पहले से जानते हो, a भी जानते हो, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लो। मैं नहीं सॉल्व करने वाला, जरा आप ये वाला टर्म सॉल्व करके बताओ। ये वाला टर्म 3 -4 -5 -9 1 4 -5 9। ओके। तो बच्चों फाइनली a इनवर्स आ गया है। मैं आंसर टैली कराने जा रहा हूँ। दिस इज a इनवर्स इज इक्वल टू -1/11 टाइम्स 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। हो गया बच्चों, ये a इनवर्स निकल के आ गया। तो 3x3 वाला अगर टाइम लोगे तो टाइम लग जाता है इसमें थोड़ा, इसलिए मैंने आपको सर 2x2 अगर ये बताया। क्यूबी की क्वेश्चन ना होती तो आसान ही रहता। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, इक्वेशन नहीं प्रूफ करनी होती तो जल्दी हो जाता, लेकिन इक्वेशन हमेशा दी जाती है। ओके, तो यहाँ तक सभी बच्चों ने कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सर ऊपर सॉल्व कर दिया। अभी कर देते हैं। कोई मैट्रिक्स नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, उसमें आप देखो, आराम से देखिएगा। वो आपको मल्टीप्लाई सर मेरा डिफरेंट आ रहा है सर, एक बार बता नहीं। मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, किसका मल्टीप्लाई कर दे? a स्क्वायर का a से यस मल्टीप्लाई सिखाएंगे। मल्टीप्लाई यार जो है, चलो हम तुम्हारा फिर a स्क्वायर वाला भी नहीं आ रहा होगा, a स्क्वायर वाला a इंटू ए। ये सर मतलब कभी कभार हो जाता है सर, अधिकतर सर बहुत फंस जाता है सर। क्वेश्चन सॉल्व करने वैसे आंसर समझ में आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई बहुत फंस जाता है। देखो मैं एक बार सिखा देता हूँ दोबारा मल्टीप्लाई। देखो ये हमने दो मैट्रिक्स दोबारा ले लिए, जरा एक मिनट समझ लो, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है एक बार समझ लो भाई। हमको डाउट लग रहा था लोगों से नहीं निकलेगा, और वही हो रहा है। देखो कैसे करते हैं, पहले हम इसको फिक्स कर देते हैं और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ करते हैं। तो चलो करो मेरे साथ। 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, हो गया। अब हमने इसकी इसके साथ कर दी, अब हम इसकी इसके साथ करेंगे। चलो करो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1। आगे बढ़ो। फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 3 3। समझ में आया? हमने इसका जो है इसमें किया। अब पहली रो का काम खत्म,
अब हम दूसरी रो लेंगे, दूसरी रो लेकर के चालू करो, उसका काम खत्म। अब पहली रो का उसका तीनों में हो गया। चलो 1 into 1 1, 2 into 1 2, -3 into 2 -6 हो गया पहली कॉलम में, सेकेंड रो का पहली कॉलम में। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 1 into 1 1, 2 into 2 4, -3 into -1 3, 1 into 1 1, 2 into -3 -6, और -3 into 3 -3 into 3 माइनस का 9। ठीक है, अब देखो बेटा इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम इसका काम चालू करते हैं थर्ड वाली रो का। चलो थर्ड वाली रो का एक एक करके तीनों में ओवरलैपिंग करो। अगर ओवरलैपिंग नहीं समझते हो तो इसका मतलब ये होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -1 का 1 से करेंगे, 3 का 2 से करेंगे, काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम 2 का 1 में करेंगे, फिर -1 का 2 में करेंगे, फिर 3 का -1 में करेंगे, काम खत्म। फिर हम यही करेंगे, फिर हम 2 का 1 में करेंगे, -1 का -3 में करेंगे, 3 का 3 में करेंगे। इस तरह से होता है। अगर बिल्कुल नहीं समझ पाए हो तो फिर से देख लो। तो 2 1 जा 2, फिर ये हो गया -1 और ये हो गया 6, फिर ये हो गया 2 1 जा 2, फिर ये हो गया -2, फिर ये हो गया -3। मेरा ही दिमाग घूम गया भाई करते करते। 2 1 जा 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 9। अब समझ में आया कैसे करते हैं? यस सर। बड़ा हेक्टिक काम होता है ये। चलो, लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो फिर आप भी कर सकते हो। तो बच्चे ये कुछ नहीं था, ये तो नॉर्मल एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस था, तो आप कोई इसमें हेडिंग मत डालना, ये सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन था। आप एक हेडिंग डाल सकते हो ऐसे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो जिनको नहीं आती है तो वो दोबारा यहाँ से देख करके अपना रिवीजन कर लेंगे। ओके बच्चों, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करिए फिर से। दिस इज नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, number of real values of lambda for which मैट्रिक्स। देखो बच्चों मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है आपकी A इज इक्वल टू, मैं मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है सीधा सीधा। लैम्डा -1, लैम्डा, लैम्डा +1 2, यहाँ पे लिखा है ध्यान से देखो, ये 2 है, z नहीं है, दिस इज 2, -1 3, लैम्डा +3, लैम्डा -2, लैम्डा +7। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच मैट्रिक्स ए हैज नो इनवर्स, हैज नो इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करें लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। तो यहां पर एक आंसर है 0, दूसरा आंसर है 1, तीसरा आंसर है 2 और चौथा आंसर है इनफाइनाइट। आपको चारों में से एक सही आंसर बताना होगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे। बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या करना पड़ता है, 0। यानी कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करिए, और 0 करने के बाद आप लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। 0 1 2 इनफाइनाइट, 4 ऑप्शंस है, आराम से करिए, रेस नहीं लगानी है। ओके अदिति, तुमको समझ में आ रहा है बेटा सब? अदिति, अदिति क्लास में नहीं हो बेटा? यस सर। ओके
चलो बच्चों करते हैं हम इसको। सर ए ऑप्शन 0। एक बच्चे ने इसका आंसर बताया ऑप्शन ए। अभी हम लोग आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और जिसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है वो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसे आपका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट जैसा साइन बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो बेटा? 1 ये आएगा। चलो लोगों के आंसर 0 और 1 में से आ रहे हैं। अब बच्चों हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। चलो तो बच्चों क्या इसको शॉर्टकट मार सकते हैं क्या इसमें? नो सर नहीं इसमें लैम्डा उड़ा दो। ओके एक सेकंड इसमें R3 हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, आप भी करते रहना। R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से। थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे हम, नहीं तो एक्सपेंड करने में टाइम Yes, बहुत sir. लगेगा। R3 को रिप्लेस कर दिया R3 माइनस R1 से, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 6। ये 2 -1 3, इसको एज इट इज पढ़े रहने दो। अब बच्चों तुम लोग को एक जादू नजर आ रहा है? तुम लोग कहोगे सर हमको ऐसा डाउट लग रहा था क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो वो तो बनेगी बनेगी, ध्यान से देखो यहाँ पर। कुछ नजर आया? कुछ नजर आया? कहोगे सर एक चीज नजर आ रही, जो थर्ड वाली रो है उसमें से हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है 2 -1 और ये बन जाता है 3। ध्यान से देखो, अगर हम थर्ड वाली रो से क्या कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं 2, तो 2 कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी ही बन जाएगी। अब बच्चों ये बात बताओ जरा, क्या ये वैल्यू 0 होना लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 होना नो सर। लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? तुम कहोगे सर ये तो लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो हम लोग की इक्वेशन एक अजीबोगरीब टाइप की बन रही सॉल्व करने में। क्योंकि सर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेकेंड और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है। और मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया था कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, लैम्डा या आप दुनिया भर का लैम्डा यहाँ कुछ भी डालते रहो, लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई हैं तो वो तो 0 होना ही होना है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होगे तो आपके पास लैम्डा में जरा देखो क्या बना है, तभी आप समझ पाओगे। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, करके चेक करो। तो पूरा खोल के किया तो 6 लैम्डा - 6 लैम्डा करके 0 ही हो। यस बोला। एक तो बात याद रखो भाई, इतना पढ़ने के बाद मैट्रिक्स को इतना बड़ा ये सब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड मत किया करो। इतनी बड़ी इक्वेशंस थोड़ी ना बनाई जाती है। अगर तुमको साफ साफ दिख रहा है सामने सामने कि लैम्डा हम काट सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रिड्यूस कर सकते हैं, तो लैम्डा सामने रिड्यूस किया करो ना, एक्सपेंड करने की आदत ना डालो। वरना इक्वेशन अभी छोटी बनी है, इससे भी 5-5 6-6 डिग्री की इक्वेशंस बनेंगी, आप उससे इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि करना क्या है। कोई हम रिमाइंडर थ्योरम लगा करके उसके रूट्स थोड़ा निकालने बैठ जाएंगे। सर R3 आपने R1 से रिप्लेस किया है, ऐसे में मतलब कोई भी रो को किसी भी से भी रिप्लेस कर। लैम्डा को उड़ाना था हमने, R1 को रिप्लेस कर दो R1 माइनस R3 से, तो भी हो जाएगा। लैम्डा भाई ऊपर भी है नीचे अच्छा भी है, अगर हम यस दोनों में से किसी को भी माइनस करेंगे तो लैम्डा तो कट जाएगा ना। जब Yes. लैम्डा कट गया तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं तो मैं लैम्डा लैम्डा इतने सारे मल्टीप्लाई करूंगा तो बैंड बच जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको सिखाया था विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट। इतने सारे क्वेश्चन 2 टर्म तक क्यों किए थे, वो इसीलिए किए थे ताकि आपको ये लगाने आ जाए ट्रांसफॉर्मेशन। चलो मैं एक और देता हूँ, बच्चे ने मैसेज किया कि सर एक और दीजिए डिटर्मिनेंट वाला। ओके अच्छा वेट करो देते हैं, एक वेट करो देते हैं। और ये कर लो पहले।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a+1, लिखना स्टार्ट करो, a+2 a+p, ये a+p लिखा है मैंने, 9 नहीं है, a+p है, a+2 a+3 a+q a+3 a+4 a+r is equal to 0, then p, then सुनना मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, then PQR, ये जो PQR है वो किसमें होंगे? RN, PQR किसमें है? RN, ऑप्शन ए AP में है, ऑप्शन बी GP में है, ऑप्शन सी HP में है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये मैंने कोई बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, मैंने सिर्फ इतना दिया है कि अगर PQR है किसमें, ये आपको निकालना है। PQR किसमें है ये आपको निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब भैया इसको एक्सपेंड मत करने ना बैठ जाना, ये नहीं कि एक्सपेंड कर रहे हो उसको बैठ के। सर इसको किससे रिप्लेस करेंगे? अरे इसमें इतने सारे ए दिख रहे हैं जिनके कोफिशिएंट 1 है, तो ए तुम हटाने की कोशिश करो, चाहे C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से, अपने आप रिड्यूस होगा कुछ ना कुछ। C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से, या C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, या C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से। करो तो तब समझ में आएगा, करो पहले, बोलो नहीं, करो। तो 2 0 बना के तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं ना। और क्या, 2 0 बनने के बाद एक्सपेंड कर लो, कोई खेल खत्म। 2 0 बनने के बाद एक्सपेंड कर लो, कहीं भी 2 0 बन जाए। ओके, अगर एक बच्चे ने मैसेज किया है कि ये कॉमन ले ले सर पूरी मैट्रिक्स से। इसमें कॉमन कैसे निकलेगा? इसमें थोड़ा ना कॉमन है, कॉमन कहाँ है? इसमें कहाँ कॉमन है? ये कॉमन थोड़ा ना है। ये कैसा फंडा बता रहे हो? ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक बार कंडीशंस बता दीजिए। देखो बेटा, अगर ABC AP में होते हैं तो दैट मींस B जो होता है वो सर AP में A+C/2 होता है। हाँ, जस्ट वेट बेटा, जरा दूसरों की भी क्वारी लिख दें। अगर ABC GP में होते हैं तो B² इक्वल टू AC लिखते हैं, और ABC HP में होते हैं तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A+C होता है। ये याद रखना भाई। अगर इन तीनों में से कोई एक रिलेशन आ रहा है तो उसी से आप जज कर पाओगे कि ABC है किसमें। तो एक बच्चा बता रहा है कि ABC AP में है, तो इसका मतलब आपके पास रिलेशन ये वाला आएगा, पहला। यस सर। ओके यार, किसी को भी कैसे करो हम, चलो अपने ट्रांसफॉर्मेशन हम रिड्यूस करते हैं इसको धीरे धीरे। इसमें क्या करते हैं, R2 को R1 से रिप्लेस जैसे भी कर लो। R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R1 से, ठीक है, एक और लगा दो और खत्म हो जाएगा। R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, और जल्दी हो जाएगा। ओके, R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 में, R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1, सारे उड़ जाएंगे। चलो ये तो पहली वाली एज इट इज रहेगी, ठीक है। चलो अब हम लोग चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा Q माइनस P, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा R माइनस P। चेक करो, यही है सर R3 मतलब R3 को R3 माइनस R2 से करते हैं। अरे जैसे भी कर लो आंसर आ जाएगा, जैसे भी करो, ABC AP में आ जाएगा, तुम्हारा मन जैसे भी करो। C2 को रिप्लेस कर दो अब C2 माइनस C1 से, C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से, तो आपके 2 0 बन जाएंगे। तो ये बन गया A+1 1, ये 2 C2 में रिप्लेसमेंट किया तो ये 1, ये 0, ये 0, ये A+P, ये Q माइनस P, ये R माइनस P, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ से जरा आप इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड सेकंड कॉलम से कर लो, सेकंड कॉलम से जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा। तो -1 टाइम्स r माइनस पी माइनस 2q प्लस 2p, ये आएगा सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करने पर, यानी यहाँ से q आ जाएगा p प्लस r बाई 2। दैट मीन्स p q r आपके AP में। जरूरी नहीं है आप हमारे तरीके से रोक करो, जैसे चाहे वैसे कर लो, p q r AP में ही आएंगे। जैसे चाहे वैसे कर लो, PQR AP में ही आएंगे। हाँ यस ये जो रिप्लेस किया जाता है मतलब R2 माइनस R1, तो फिर इसकी कोई कंडीशन भी होती है क्या? कंडीशन मतलब सर कि ऐसा जब दिखेगा तभी ये लगा पाएंगे वरना नहीं लगेगा, ऐसा कुछ? मतलब बेटा जैसे ये कैसे, मतलब इसके लिए हमने काफी सारी 3-4 क्लासेस ली हैं, उसी में हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे लगाते हैं। नहीं सर, लगा तो लेते हैं, कंडीशन है कि नहीं कोई? कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन? मतलब आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है वो लगाओ, उसमें कंडीशन क्या बताएं? जहां से आप जीरो बना पाओ, जहां से उसको सिंप्लीफाइड बना पाओ, वो लगाओ। मतलब सर कंडीशन की कैसे समझिए? ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलता रहेगा, हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे जितना जल्दी सिंप्लीफाई हम कर पाए। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं अटेंड की है तो आपको वो देखनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, तो लेक्चर नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा, उसी में हमने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का क्या तरीका होता है, कैसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 में मैंने बहुत देर तक डिस्कस किया है ऑलरेडी। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसे लगा देता है कि R2 को रिप्लेस कर दे 2R2 माइनस R1 से, तो वो गलत माना जाएगा। R2 को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो R2 में कुछ नहीं छेड़छाड़ होती है, तो R2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं R2 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स R1 से। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब अगर कोई बच्चा ऐसे लगा रहा है कि R2 को रिप्लेस कर दो लैम्डा टाइम्स R2 प्लस माइनस, तो उससे नहीं काम चलेगा, याद रखिए। तो मैंने ये सारी बातें आपको लेक्चर नंबर 3 में बताई हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का नजरिया पता ही नहीं है तो इस क्लास तक नहीं पहुंचो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी, मान लो रो में R2 में लगाते हैं, तो ये 2R2 माइनस R1 अगर कोई लिख देता है तो ये गलत ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। मैंने बताया था R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R2 प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स R1 से। अब लैम्डा यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब जिसमें लगाते हैं उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, ऐसा ना हो उसमें डिस्टरबेंस कर रहे हो, तो वो गलत माना जाएगा, होएगा ही नहीं आपका। समझ में आई मेरी बात? यस सर। तो ये लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो आप कृपया करके वहां पे एक बार दोबारा भी देखिएगा, अभी तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आप उसमें भी देखिएगा। और बार बार रिकॉर्डिंग क्यों मांग रहे हो? हमने बताया यूट्यूब में चले जाओ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स खोल लो, उसमें सारे लेक्चर लगे हैं, L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8, और उसके बाद दो जेई के लेक्चर लगे हुए हैं अलग से, बल्कि 3 लगे हैं। जब चाहे जब जाके देख लो। नहीं मिलता है लेक्चर तो अपने जो एडमिन है उससे रिकॉर्डिंग ले लो, वो तुमको दे देगा। कभी कभी तो हम उसमें नोटिफिकेशन भी डालते हैं, मतलब असल में हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं तो उसमें हमको एक फीचर मिला हुआ है इस यूट्यूब पे। फीचर क्या मिला हुआ है कि जैसे हम कभी भी किसी भी लेक्चर को चालू कर सकते हैं और वो आप लोग को लाइव दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि हम लाइव पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लाइव पढ़ा नहीं रहे होंगे, वो ऐसा आपको दिखेगा। तो कभी कभी हम कुछ लेक्चर्स वैसे भी चालू कर देते हैं ऑटोमेटिक, कि अगर कुछ बच्चों का छूट गया हो तो वो लाइव चलने लगता है ऑटोमेटिक, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आएगा सभी के पास। तो नोटिफिकेशन तभी आपको दिखाई देगा जब वो सब्सक्राइब्ड होगा, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा कि वो लाइव लेक्चर अचानक चल रहा है। लाइव हम पढ़ाते नहीं है, मतलब लाइव आपको दिखेगा कि पढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों देखो, पता नहीं पड़ा, एक क्लास तो फिनिश हो गई लगभग। अब हम लोग यहाँ से सेकेंड क्लास को चालू करते हैं।
तो सेकंड क्लास यहाँ से अब चालू हो रही है। आपको भले पानी आनी पीना हो तो पीजिए। अब यहाँ से हम सेकंड क्लास चालू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से सेकंड क्लास स्टार्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 6 था। अब ऐसा मान लो ये लेक्चर नंबर 7 होगा। ये लेक्चर नंबर 7 इसको एज्यूम कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, यहां से ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है। इसको ब्रेक कर दे जरा, 1 मिनट वेट कर लो जरा, इसको ब्रेक भी कर देते हैं।